दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि दादी का आपातकाल लगाने का फैसला था गलत, कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र लाना जरूरी। जी हां, बात करें कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के सवाल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हाँ वो गलती थी, लेकिन जब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े थे। इस दौरान उनसे लोकतंत्र और विकास के विषयों पर सवाल जवाब हुए। इस ऑनलाइन चर्चा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार और अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बसु भी जुड़े थे। संवाद के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि ऑनलाइन बातचीत में मौजूदा दौर के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है। आरएसएस भाजपा के पास बेतहाशा आर्थिक ताकत है, व्यवसायिकों को विपक्ष के पक्ष में खड़े होने की इजाजत नहीं है। लोकतांत्रिक अवधारणा पर यह सोचा समझा हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मौलिक रूप से कुछ अलग कर रहा है। वे अपने लोगों से संस्थानों को भर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम चुनाव में भाजपा को हराते हैं तो हम संस्थागत ढांचे में उनके लोगों से छुटकारा पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से कर रहा हूं। इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। ये मेरा आपसे सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहता हूं कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए ये दिलचस्प है कि ये सवाल किसी अन्य राजनीतिक दल से नहीं पूछा जाता है। किसी ने नहीं पूछा कि भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने युवा संगठन और छात्र संगठन में चुनाव को आगे बढ़ाया और उसके लिए मीडिया में मेरी धुलाई हुई। मुझे चुनाव करने के लिए सचमुच सलीब पर चढ़ाया गया। मुझ पर मेरी ही पार्टी के लोगों ने हमला किया। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राहुल कितनी भी दंड बैठक कर लें, पार्टी की नहीं सुधरेगी हालत। जी आपको बता दें कि कट्टरपंथी दलों के साथ चुनावी समझौते को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार चलाते हुए बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट, केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और असम में AIUDF के साथ गठबंधन को भाजपा ने मौका परस्ती की राजनीति बताया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य चुनाव जीतकर सुशासन देना नहीं, बल्कि गांधी परिवार की प्रासंगिकता को बरकरार रखना है। तमिलनाडु में राहुल गांधी के पशुओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे जितनी भी दंड बैठक लगा ले, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, अब फिर से उबरने वाली नहीं है। बंगाल में अब्दुल सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन को लेकर अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा के बीच हुई बयानबाजी की ओर इशारा करते हुए पात्रा ने कहा कि इससे स्वयं कांग्रेस के भीतर कलह की स्थिति पैदा हो गई है। केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जमाते इस्लामी का संगठन है। असम में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को NIA जांच कर रही है। गुलाम नबी आजाद समेत G23 के नेताओं पर कांग्रेस के भीतर से हो रहे हमले को दुखद बताते हुए संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर चुनाव और लोकतंत्र की मांग करना गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के 4 लोगों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी बनकर रह गई है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें गुजरात निकाय चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी। मोदासा में 9 और गोधरा में 7 सीटों पर जमाया कब्जा। जी आपको बता दें कि गुजरात में हुए निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया है। नगर निगम में 7 सीटें जीतने के बाद अब निकाय चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी खासी कामयाबी मिली है। मंगलवार को निकाय चुनाव की मतगणना में अरावली की मोदासा नगर पालिका में ओवैसी
ओवैसी की पार्टी ने 12 में से 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि AIMIM गोधरा में भी 7 सीटें जीत चुकी है। इसके अलावा भरूच में 1 सीट पर सफलता मिली है। गोधरा में ओवैसी की पार्टी ने कुल 44 में से 8 नगर पालिका सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 8 में से 7 सीटों पर वह विजयी हुई। इसके अलावा भरूच में पार्टी 8 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 1 पर सफलता मिल चुकी है। ओवैसी ने मोदासा की जनता को खुद पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया जताया। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें कि पीएम की तारीफ कर निशाने पर गुलाम नबी आजाद। जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेसियों ने फूका पुतला। अधीर रंजन चौधरी बोले, मोदी की सराहना में वक्त जाया करना बंद करें। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में विवाद बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका है। कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के साथ साथ G23 के अन्य नेताओं का भी पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें काफी आदर दिया, मगर आज जब उन्हें पार्टी को समर्थन देना चाहिए तो वो बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आजाद DDC चुनाव में प्रचार के लिए नहीं आए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसी शाहनवाज हुसैन ने समाचार चैनलों से कहा कि हमें बहुत तकलीफ है जिसे कांग्रेस ने पूरी जिंदगी दी। वह पार्टी को कमजोर कर रहे हैं जिसने हमसे 370 का दर्जा छीना है। वह उस नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हम सोनिया गांधी से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले, नोटबंदी वाले गलत फैसले के चलते देश में बढ़ी बेरोजगारी। जी आपको बता दें कि चुनावी राज्य केरल में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेरोजगारी को लेकर जमकर हमला बोला। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा नीति सरकार के नोटबंदी के गलत फैसले के चलते आज देश में बेरोजगारी चरम पर है और असंगठित क्षेत्र तबाह हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह कांग्रेस के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा विकास के मसले पर आयोजित सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकारों से लगातार संवाद नहीं करने के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कर्ज की समस्या पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के तात्कालिक उपायों से आने वाले ऋण संकट को लेकर हम धोखा नहीं खा सकते, जो लघु और मझोले क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें अनिल देशमुख ने कहा कि ट्वीट मामले में सचिन और लता मंगेशकर की नहीं, बीजेपी IT सेल की हो रही जांच। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर विदेश हस्तियों को दखल न देने की बात कहने वाले ट्वीट करने के मामले में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की जांच महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार इसमें भाजपा की IT सेल की भूमिका की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में ये बताया है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार उन लोगों की जांच करा रही है जो देश हित में अपनी बात कह रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा कर सरकार लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। फडणवीस को जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि ना तो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की जांच का कोई आदेश दिया गया है और ना ही इन लोगों की जांच हो रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की IT सेल से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है और इनकी जांच हो भी रही है। देशमुख ने कहा कि 12 लोगों की पहचान की गई है, उनकी जांच की जाएगी और पूछताछ होगी, ना कि सचिन या लता मंगेशकर की। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि बढ़ती महंगाई को लेकर है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, LPG के बाद अब चिकन, दूध, फल और सब्जियों के भी बढ़ेंगे दाम। रिपोर्ट में बताई गई है ये 6 वजह। जी आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें छू रही आसमान में अब और LPG की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को आने वाले समय में खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। फलों, सब्जियों, चिकन और दूध की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद में भारत की
खाद्य मुद्रास्फीति आने वाले महीने में बढ़ने की संभावना है। खराब आपूर्ति को सामानों की कीमतों में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन के बाद से किसानों ने उत्पाद घटा दिए हैं। चिकन और अंडों की कीमतों में भी पिछले कुछ महीनों में महंगाई की मार देखने को मिली। कोरोना संकट के समय तो पोल्ट्री उद्योग औंधे मुंह गिर गया था। किसानों के डर का एक कारण ये भी है कि बड़े थोक मांगकर्ताओं की दुकानें लॉकडाउन के दौरान बंद रहीं और किसानों के उत्पादों की मांग काफी अल्प रही। होटल, रेस्टोरेंट आदि के बंद रहने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अनलॉक के दौरान इन सभी को खोलने की इजाजत जरूर मिल गई, लेकिन किसान अभी भी बाजार की मांग को समझ नहीं पा रहे हैं और सावधानी बरतने की फिराक में हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी अभी भी बरकरार है। आलू, प्याज के साथ साथ सरसों तेल और अन्य खाने वाले तेलों की कीमतों में अभी कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दी जिसमें योगेंद्र यादव बोले, कहा 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे। निजीकरण के विरोध में रेलवे स्टेशनों के बाहर करेंगे प्रदर्शन। जी आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच संयुक्त स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड यूनियंस के साथ हमारी बैठक हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि तांडव फिल्म को लेकर अमेजॉन प्राइम वीडियो में मांगी माफी। कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि पिछले दिनों अमेजॉन प्राइम वीडियो के शो तांडव को लेकर काफी बवाल हो रहा था। सीरीज प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने के साथ ही इसके कुछ दृश्यों को लेकर बवाल शुरू हो गया था। मोहम्मद जीशान अयूब के किरदार शिवा पर फिल्माए गए एक दृश्य और अनूप सोनी के किरदार को लेकर संवाद खास तौर पर निशाने पर आए। अब अमेजॉन प्राइम ने अपने शो तांडव के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है। मीडिया हाउसेस को भेजे गए इस माफीनामे में कहा गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था। जो आपत्तिजनक हिस्सा था उसे हटा दिया गया है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने एक बयान में कहा कि अमेजॉन प्राइम वीडियो को अत्यंत खेद है कि हाल ही में शुरू की गई काल्पनिक सीरीज तांडव के कुछ दृश्य दर्शकों को आपत्तिजनक लगे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा ध्येय नहीं था और इस बात से अवगत कराए जाने पर उन आपत्तिजनक दृश्यों को या तो हटा दिया गया या फिर संपादित किया गया। हम अपने दर्शकों की विविध आस्थाओं का सम्मान करते हैं और उन दर्शकों से बिना शर्त क्षमा याचना करते हैं जिन्हें ठेस पहुंची है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि कोरोना काल में गरीब हुए पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण दौलत में आई बड़ी गिरावट। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में वर्ष 2020 के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है। दुनिया के धनी लोगों की हुरून ग्लोबल की सूची के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति इस दौरान 32% घटकर $3.6 अरब रह गई। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब कोरोना के खिलाफ दवा को लेकर पतंजलि आक्रामक नजर आ रही है। वहीं पतंजलि के दावे पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पतंजलि आयुर्वेद काफी सक्रिय है। पतंजलि ने बिना साल जून महीने में कोरोनिल को लॉन्च किया था और इस दवा को लेकर विवाद हुआ, तब इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रचारित किया गया। बीते फरवरी महीने में एक बार फिर कोरोनिल चर्चा में आ गई। अब जब बीते 19 फरवरी को योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस एक रिसर्च पेपर लॉन्च किया था। रामदेव ने कहा था कि कोरोनिल को आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेट मिल चुका है जो कि कोविड के इलाज में मददगार है। एक बयान में पतंजलि ने कहा कि कोरोनिल को सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिल चुका है। हालांकि इसके बाद WHO ने साफ किया कि उसने कोविड-19 के उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक दवा को प्रमाणित नहीं किया है।
और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को मिली जमानत, उन पर लगे थे बड़े आरोप। अर्नब ने टीआरपी में छेड़छाड़ के लिए दिए थे 40 लाख रुपए। जी आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीआरपी घोटाले मामले में गिरफ्तार ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को जमानत दे दी है। यह जमानत जस्टिस पीडी नाइक ने दासगुप्ता को 2 लाख रुपए के निजी ब्रांड और उसी का 2 सॉल्वेंट पर जमानत मिली है। दासगुप्ता ने इस साल जनवरी में हाईकोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वो इस मामले में मास्टरमाइंड की भूमिका में है। और आपको बता दें कि अर्नब ने इसमें $12,000 और 40 लाख रुपए बार के पूर्व सीईओ को दिया था, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। और बीते महीने पार्थो दासगुप्ता ने खुलासा किया था कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने उन्हें टीआरपी में छेड़छाड़ के लिए $12 और 40 लाख रुपए दिए थे। पार्थो दासगुप्ता को बीते साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। इस बात का खुलासा मुंबई पुलिस ने किया था। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने के दाम में भारी गिरावट, चांदी हुई काफी सस्ती। जाने क्या रह गए हैं दाम। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने एवं चांदी के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 689 रुपए प्रति 10 ग्राम की छूट दर्ज की गई। इससे पहले दिल्ली में सोने का भाव 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में सोने एवं चांदी के दाम में भारी कमी का असर घरेलू बाजारों में देखने को मिला। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से भी सोना काफी सस्ता हो गया। इससे पहले सत्र में सोने का भाव 45,449 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदलेगा मौसम, बारिश के हैं आसार। जी हम बात करें कि देश के अधिकांश हिस्सों में अब तापमान बढ़ने लग गया है। इसके कारण सर्दी में कमी देखने को मिल रही है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग सोमवार को अगले कुछ महीनों के तापमान और मौसम के बारे में बता चुका है। उसके अनुसार इस साल मार्च से मई तक काफी लू चलने के आसार हैं। इसी के साथ आईएमडी ने यह भी कहा है कि मंगलवार की रात से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण उत्तर के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।